है। वॉइस आ रही है ना? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन होता है और ये बेसिकली कॉग्निटिव एस्पेक्ट पर बेस्ड होता है, यानी संज्ञानात्मक विकास पर इसका ये रहता है। और सेकंड मॉडल हमने पढ़ा था ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, जो कि बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया ये मॉडल है। जब भी क्लासरूम में एक टीचर और एक स्टूडेंट एक साथ रहते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, ये ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल के थ्रू पढ़ाया था। तो इससे लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी वो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल की ही पढ़ी थी। समझ में आया था? यस मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अग्रिम संगठक प्रतिमान। ठीक है। यस मैम। तो सबसे पहले तो ये चीज कि आपके जो भी मॉडल हैं उन मॉडल, वो बेसिकली कितने टाइप के मॉडल होते हैं, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। बताइए। 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के मॉडल होते हैं। पहला आपका होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, यानी सूचना प्रक्रम प्रतिमान। और दूसरा होता है आपका, कौन सा होता है? सोशल इंटरेक्शन मॉडल। तीसरा होता है आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल। बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल। और पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल। गुड। तो उसी सीक्वेंस में एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है, जो बेसिकली किस टाइप का मॉडल है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, यानी सूचना प्रक्रम प्रतिमान है। ठीक है, सूचना प्रक्रम प्रतिमान है। इसको अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसके प्रोफाउंडर कौन है? डेविड आसुबेल हैं। इससे पहले हमने एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल पढ़ा था, सूचना प्रक्रम प्रतिमान पढ़ा था, उसका क्या नाम था? कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, यानी संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, जिसके प्रोफाउंडर कौन थे? ब्रूनर। इसीलिए उसको हम ब्रूनर मॉडल भी कहा जाता था। और ये है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, यानी अग्रिम संगठक प्रतिमान, जिसके प्रोफाउंडर है डेविड आसुबेल। और बेसिकली ये जो आधारित है वो वर्बल लर्निंग पर आधारित है, यानी कि आपकी शाब्दिक अधिगम पर आधारित है। शब्दों के माध्यम से, हम इंटरेक्शन के माध्यम से किस तरीके से अधिगम को प्रभावी बनावें, ये इस पर आधारित है। और ये किस टाइप का मॉडल है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, यानी सूचना प्रक्रम मॉडल, क्योंकि इसमें भी सूचनाओं का ही आदान प्रदान करके संप्रत्यय का कहीं ना कहीं निर्माण किया जाता है और कॉग्निटिव एस्पेक्ट को मजबूत किया जाता है, यानी संज्ञानात्मक स्तर को मजबूत किया जाता है। ठीक है। यस मैम। फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका संप्रत्यय क्या है इस मॉडल का? अंडर दिस मॉडल वी ऑर्गेनाइज द नॉलेज इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट इन सच अ वे दैट दे कैन लर्न द नॉलेज इन अ मीनिंगफुल वे बाय इंटरैक्टिंग विद द नॉलेज ऑलरेडी हेल्ड इन द ब्रेन। ये मॉडल क्या कहता है आपका? ये अग्रिम संगठक प्रतिमान ये कहता है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको हम छात्रों के सामने ही एक सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से संगठित करें, कि जिससे कि एक स्टूडेंट या छात्र के जितने भी उससे रिलेटेड नॉलेज है, जितना भी उसके माइंड में नॉलेज है, जितना भी उसके माइंड में ज्ञान है, उन सब से वो इंटरैक्ट करके एक कॉन्सेप्ट तैयार कर ले और वो अपनी माइंड में देर तक जिसको कर सके। बेसिकली यही बात है कि अंडर दिस मॉडल वी ऑर्गेनाइज द नॉलेज। हम इसके अंतर्गत ज्ञान को क्या करते हैं? संगठित करते हैं क्रमबद्ध तरीके से इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों के सम्मुख, इन सच अ वे जिससे कि दैट दे कैन लर्न द नॉलेज, जिससे कि वो आसानी से चीजों को समझ सके या उनका अधिगम प्राप्त कर सके इन अ मीनिंगफुल वे। एक किस तरीके से? अर्थयुक्त तरीके से। जब एक टीचर और एक स्टूडेंट इंटरैक्ट करता है, यानी अंतःक्रिया करता है, तो अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चा ज्यादा से ज्यादा समझ सकता है और उस चीज को अपनी मेमोरी में ज्यादा से ज्यादा देर तक बनाए रख सकता है। ठीक है। तो ये एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल कहता है
ये आपका अग्रिम संगठक मॉडल बेसिकली फोकस करता है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच जब इंटरेक्शन होता है तो टीचर जितने भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, उसको एक इसमें क्रमबद्ध तरीके से ऑर्गेनाइज करता है और उसी तरीके से जो छात्र होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट उनके माइंड में है उसको एक सीक्वेंस में वो अरेंज करके अपने माइंड में स्टोर करते हैं और कभी जब जरूरत पड़ती है, जब भी नेसेसिटी होती है, तो वो अपने माइंड से उस चीज को कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स की। मेन एलिमेंट्स ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। कितने बेसिकली एलिमेंट होते हैं किसी भी मॉडल के, बताओ जल्दी से। 6 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फर्स्ट है आपका फोकस, फोकस है सिंटेक्स, फोकस यानी केंद्र, सिंटेक्स यानी संरचना, थर्ड है आपका सोशल सिस्टम, गुड, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। हाँ, फिर आपका एक इंटरेक्शन भी है, रिएक्शन है, और उसके बाद फिर आपका है सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, वेरी गुड, फिर एप्लीकेशन। हाँ ठीक है, एप्लीकेशन। तो इस तरीके से हम एक एक स्टेप को पढ़ेंगे कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का सबसे पहला स्टेप है फोकस। फोकस में क्या चीजें होती हैं? इसमें फोकस में बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स को बताया जाता है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के फोकस में ऑब्जेक्टिव्स को बताया जाता है कि उसका उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट। सबसे पहली चीजें क्या उद्देश्य है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का, कि जिस चीज के बारे में, जिस संप्रत्यय टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है उससे संबंधित संप्रत्यय और तथ्यों को समझाना या समझना। हम जिस भी चीज पे बात करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, सबसे पहली चीज कि उनके बारे में समझ में आना। सेकेंड है कनेक्शन बिटवीन नॉलेज चैनल। फिर पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो कंसेप्ट है, उनके जितने भी चैनल एक स्टूडेंट के हैं, यानी कि जितने सोर्सेस से उसने उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, उन सबको कनेक्ट करना। अगर पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक के बारे में बात होती है तो हम डायरेक्टली अपने माइंड को एक तरीके से फॉरवर्ड करते हैं कि हमने इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से एक्वायर की है, कहाँ कहाँ से प्राप्त की है। तो कनेक्शन बिटवीन नॉलेज चैनल। नेक्स्ट है मेकिंग द टेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल। और एक इसका एक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य ये भी है कि हम किस तरीके से अपने टेक्स्ट को, अपने जो भी हमारा रिटन मटेरियल है उसको किस तरीके से इंटरेस्टिंग यानी रोचक और अर्थयुक्त बनाएं। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव या मुख्य रूप से इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहली चीज कि जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड कंसेप्ट और फैक्ट समझ में आने चाहिए या समझाने के लिए। सेकेंड थिंग है कनेक्शन बिटवीन नॉलेज चैनल। जितने सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, जितने स्रोत हैं जहां से हमने नॉलेज एक्वायर की है, उन सबको कनेक्ट करना ताकि हम एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हमें पता है उन सबको हम जोड़ सकें। मेकिंग द टेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल। अपने टेक्स्ट मटेरियल को, जो भी हमारी अधिगम की सामग्री है, उसको रुचिपूर्ण बनाना और अर्थयुक्त बनाना। तो वो तभी बना सकते हैं रुचिकर और अर्थपूर्ण जब हम उनको एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड हमारा एलिमेंट आता है सिंटेक्स यानी संरचना। दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोसेस। बेसिकली इसमें हमने कहा था सिंटेक्स या संरचना में किसकी बात की जाती है? फेजेस की बात की जाती है, चरणों की बात की जाती है कि हमारा पर्टिकुलर मॉडल जो है वो कितने चरणों पे आधारित है। तो दिस मॉडल इज कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोसेस। इसमें बेसिकली 3 चरण होते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, जो भी टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मटेरियल है, जो भी हमारा कंसेप्ट फैक्ट्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइजेशन यानी उनको संगठित करना, एक क्रमबद्ध तरीके से संगठित करना। सेकंड पॉइंट कहता है प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल इन लॉजिकल सीक्वेंस फॉर लर्निंग प्रोसेस। अधिगम की प्रक्रिया के लिए किस तरीके से, अधिगम की प्रक्रिया के लिए किस तरीके से अधिगम सामग्री को प्रस्तुत किया जाए, यानी उसकी प्रस्तुतिकरण। अधिगम सामग्री को अधिगम की प्रक्रिया के लिए किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, ये इसका दूसरा चरण है। तीसरा चरण कहता है स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, कि हम अपने संज्ञानात्मक संगठन को किस तरीके से और मजबूत बनाएं, किस तरीके से, कौन सी प्रोसेस के द्वारा अपने संज्ञानात्मक
विकास की ओर और अधिक जोर दिया जाए। तो बेसिकली इन 3 प्रोसेस पर इसका सिंटेक्स आधार संरचना आधारित होती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, यानी कंटेंट जो भी हमारा विषय वस्तु है उसको ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना। फिर जो भी लर्निंग मटेरियल है, जो हमारी अधिगम की सामग्री है, उसका हम प्रस्तुतिकरण भी एक सीक्वेंस में करते हैं कि सबसे पहले अगर कंटेंट का हमें इंट्रो बताना है तो इंट्रो वाली चीजें यानी उसकी प्रस्तावना वाली चीजों को ही हमें प्रेजेंट करना है। सेकेंड थिंग, अगर उसके टाइप्स बताने तो टाइप्स का लर्निंग मटेरियल प्रेजेंट करना है। फिर उसका अगर आप आगे आके प्रोसेस बताना है तो फिर प्रोसेस वाला लर्निंग मटेरियल प्रेजेंट करना है। इस तरीके से हम प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करते हैं और फिर इन सब के माध्यम से हम किस तरीके से अपने कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ करते हैं। इसी चीज को एक स्लाइड के माध्यम से बताया है। फेज 1 कहा प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, जहां पे हमने कंटेंट वर्ड यूज किया था, कंटेंट यानी विषय वस्तु। इस पे इन्होंने इस मॉडल के तहत उसको कहा गया कि एडवांस ऑर्गेनाइजर यानी अग्रिम संगठक। जो कुछ हम अपने संप्रत्यय को समझाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जिन तथ्यों को, उसको इन्होंने अग्रिम संगठक का नाम दिया है, एडवांस ऑर्गेनाइजर का नाम दिया। तो पहला फेज कहता है प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर। जो भी हमारे तथ्य हैं उन सबको हम एक ऑर्गेनाइज यानी क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं। सेकेंड फेज कहता है प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क। अधिगम के लिए जो भी क्रियाएं करनी है, चाहे हमें डेमोन्स्ट्रेट करना हो, चाहे लेक्चर करना हो, ये किसी भी माध्यम से, जिस माध्यम से हम अधिगम की प्रक्रिया को प्रस्तुत करना चाहते हैं, उन सबका एक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुतिकरण किया जाता है। थर्ड फेज कहता है स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन। हम अपने संज्ञानात्मक संगठन, संज्ञानात्मक यानी हम किस तरीके से अपने ज्ञान को कहाँ पे फोर्स करते हैं, माइंड में। तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट को यानी ज्ञानात्मक स्तर को किस तरीके से मजबूत बनाएं। तो थर्ड स्टेप ये कहता है कि वो प्रोसेस, वो प्रक्रियाएं इसमें शामिल की जाती हैं जिससे हम अपने ज्ञानात्मक स्तर का विकास और अधिक कर सकते हैं। तो ये आपके सिंटेक्स के ऑर्गेनाइजर मॉडल के 3 फेज हैं, ठीक है। यस मैम। उसके बाद हम एक एक स्टेप को पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या काम होता है। सबसे पहला स्टेप है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, कि हम किस तरीके से तथ्यों को प्रस्तुत करें, उनके लिए क्या स्टेप है, क्या चरण है। फर्स्ट है क्लियरिफाइंग द एम्स ऑफ लेसन, कि हम कंसेप्ट जो भी हमारा विषय वस्तु उसको चयनित कैसे करें। तो सबसे पहले तो हमें लेसन पढ़ना है या पढ़ाना है, उसके लिए हमारा एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस चीज को फुलफिल करना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अपने एम या उद्देश्यों को क्लियर करें, स्पष्ट करें। क्लियरिफाइंग द एम्स ऑफ द लेसन, पाठ के उद्देश्यों को स्पष्ट करना। सेकेंड है प्रेजेंटिंग द एडवांस ऑर्गेनाइजर। फिर जब हमारे उद्देश्य क्लियर हो गए तो उसी उद्देश्य के अनुसार जो हमने संप्रत्यय विषय वस्तु को चयनित किया है उनको प्रेजेंट करना, यानी उनका प्रस्तुतिकरण करना। प्रेजेंटिंग द एडवांस ऑर्गेनाइजर यानी अग्रिम संगठक को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है प्रॉम्प्टिंग अवेयरनेस ऑफ रेलेवेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। प्रॉम्प्टिंग माने क्या करना, प्रमोट करना, किस तरीके से, अवेयरनेस ऑफ रेलेवेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। फिर जो भी हमने टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट लिया है उससे रेलेवेंट, उसके लायक कोई भी जो नॉलेज है या हमारा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग अवेयरनेस को यानी जागरूकता को फैलाना। समझ में आ रहा है? यस इसमें मैम। मैं तीसरा पॉइंट में दोबारा रिपीट कर दीजिए। तीसरा पॉइंट दोबारा रिपीट कर दे। प्रॉम्प्टिंग अवेयरनेस ऑफ रेलेवेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हमने जो भी संप्रत्यय लिया यानी जो विषय वस्तु ली है, उस विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को और अनुभवों को, विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान और अनुभवों को और अधिक प्रसारित करना। यानी कि मान लीजिए कोई कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, अब उस कंसेप्ट से रिलेटेड हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है, एक टीचर के पास कोई एक्सपीरियंस है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से छात्रों को अवेयर करती है, यानी उनको जागरूक करती है, जिससे वो और अधिक उनका संज्ञानात्मक विकास और अधिक हो सके। समझ में आया था बच्चों? यस मैम। फिर
नेक्स्ट है फेज 2, प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क, यानी जो भी अधिगम की सामग्रियां हैं या अधिगम को प्रदान करने के जो भी कार्य हैं उनका प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए। So the present learning task is presented in the systematic order. First of all, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें काम करना है उनको हम एक ऑर्डर में प्रोवाइड कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, लेक्चर देना है रिलेटेड टॉपिक से, कि हमको डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, कि हमें कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या एक्टिविटी करवानी है। उन सबको हम एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में सबसे पहले ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज डिस्कस्ड वन बाय वन विथ थ्रू इंटरेक्शन, और हर एस्पेक्ट यानी कि जितने भी हमने एक सीक्वेंस में अरेंज किया है, हर एस्पेक्ट को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, यानी कि बच्चों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से, छात्रों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से उसका स्पष्टीकरण करते हैं। बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, इंटरेक्शन यानी दोनों के बीच, एक छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया के माध्यम से जो भी हमने अपने टॉपिक से रिलेटेड चीजों को क्या किया है, क्रमबद्ध तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, उनको एक एक करके उनका स्पष्टीकरण करते हैं और छात्रों को समझाते जाते हैं। दैट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क, यानी कि अधिगम कार्यों का प्रस्तुतिकरण। किस तरीके से हमने जो अधिगम कार्य ऑर्गेनाइज किए हैं, संगठित किए हैं, उनको एक एक करके कैसे उनका प्रस्तुतिकरण या उनका स्पष्टीकरण करते हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है थर्ड फेज, ये सिंटेक्स के ही फेज चल रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से संज्ञानात्मक विकास को और अधिक मजबूत बनाया जाए या उसका और अधिक विकास किया जाए। तो इसमें कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले हम करते हैं कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग। कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग का क्या मतलब हुआ? अगर हमें अपने कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन को, अपने माइंड को, मस्तिष्क को और अधिक विकसित बनाना है तो कंपेयरिंग के जो भी फैक्ट्स या नॉलेज हमने एक्वायर की है अपने टॉपिक से रिलेटेड, और जो नॉलेज हमारे पास, प्रीवियस नॉलेज हमारे पास है, यानी पहले से हमारे पास ज्ञान है, उन चीजों को कंपेयर करके अपने ज्ञान को और अधिक सुदृढ़ बनाते हैं या और अधिक विकसित बनाते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेट रिसेप्शन। एक्यूरेट रिसेप्शन का मतलब क्या होता है कि हम कितना अच्छे से अच्छा सुग्राही बना सके ज्ञान को, कि बच्चा आसानी से उसको क्या कर सके, ग्रहण कर सके। तो जो भी कंसेप्ट या जो भी आप टॉपिक, कंसेप्ट रिलेटेड फैक्ट्स हैं या तथ्य हैं टॉपिक से रिलेटेड, उन चीजों को कितना आसान तरीके से बताया जाए कि बच्चा आसानी से उन चीजों को ग्रहण कर सके। एक्यूरेट रिसेप्शन, जितना आसानी से वो ग्रहण कर सकेगा उतनी ही ज्यादा उसकी मजबूत क्या होगा, ज्ञानात्मक स्तर मजबूत बनेगा। फिर आपका नेक्स्ट है साइटिंग क्रिटिकल अप्रोच। इसका क्या मतलब हुआ, बताएगा कोई? नहीं, थिंकिंग पावर इंक्रीज होती है। थिंकिंग पावर इंक्रीज, या हम कह सकते हैं तार्किक शक्ति होती है, तार्किक योग्यता होती है, उसको किस तरीके से हम स्ट्रांग बनाएं जिससे बच्चा अच्छे से उपागमों को क्या कर सके, प्राप्त कर सके, जो तथ्य हैं उनको प्राप्त कर सके। तार्किक उपागमों का विकास कर सके। तार्किक उपागमों का विकास, वही चीज है कि जिस तरीके से बच्चे की तार्किक योग्यता को जब हम विकसित करेंगे तभी वो लॉजिकल चीजों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। ठीक है? यस मैम। फिर नेक्स्ट है सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली क्या कहता है? इसका एक एलिमेंट सामाजिक प्रणाली है जिसमें हमने कहा था कि टीचर और स्टूडेंट दोनों के रोल को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसका रोल मोर एक्टिव होता है सबसे ज्यादा। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल में किसका रोल होता है? टीचर का होता है। टीचर इज मोर एक्टिव क्योंकि इसमें टीचर ही कंसेप्ट को बताता है, कंसेप्ट से रिलेटेड फैक्ट्स को बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है अपने कार्यों के माध्यम से, प्रविधियों के माध्यम से। तो इस तरीके से टीचर का रोल मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है, टीचर्स इज मोर एक्टिव। ठीक है? नेक्स्ट सोशल सिस्टम में क्या पॉइंट आता है? कोलैबोरेशन शुड टेक प्लेस। कोलैबोरेशन यानी सहयोग की भावना
कहीं ना कहीं अपना स्थान ग्रहण करती है। सहयोग कैसे? क्योंकि छात्र और शिक्षक दोनों के मध्य क्या होता है, इंटरेक्शन का प्रोसेस यानी अंतःक्रिया होती है, जिसके द्वारा बच्चों को आसानी से समझाया जाता है कि वो अपने कॉग्निटिव लेवल को और अधिक विकसित कर सके, यानी संज्ञानात्मक स्तर को विकसित कर सके। नेक्स्ट है टीचर मोटिवेट द स्टूडेंट अकॉर्डिंग देयर नीड। बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षक उनको प्रेरित करते हैं। जहां पे बच्चों की आवश्यकता होती है कि उनको किसी कंसेप्ट में समस्या है, कंफ्यूजन है, उसके अकॉर्डिंग छात्र बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें और अपने संशय को दूर करें। इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, और इसी तरीके से छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया होती रहती है सोशल सिस्टम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन क्या कहता है कि प्रतिक्रिया का नियम। अब छात्र के जो संशय होते हैं, छात्र की जो भी समस्याएं होती हैं, उनके प्रति एक शिक्षक अपना रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया कैसे प्रस्तुत करता है। टीचर फ्रेंडली और अनफ्रेंडली रिस्पॉन्सेज विल बी गाइडेड बाय पर्पस ऑफ क्लियरिफाइंग द मीनिंग ऑफ न्यू मटेरियल। जो भी टॉपिक से रिलेटेड संप्रत्यों को समझाया गया है, अगर उन संप्रत्यों में कहीं ना कहीं कोई संशय आता है तो उस संशय को दूर करने के लिए एक शिक्षक, चाहे वो कह सकते हैं फ्रेंडली और अनफ्रेंडली, किसी भी तरीके से, यानी बच्चों से किसी भी प्रकार का की रिलेशनशिप को कायम करते हुए वो अपने तथ्यों को स्पष्ट करता है, जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। कभी कभी हमें बच्चों के लेवल पे जाकर के चीजों को समझाना पड़ता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि फ्रेंडली इन नेचर। ठीक है, तो टीचर फ्रेंडली और अनफ्रेंडली रिस्पॉन्सेज विल बी गाइडेड बाय पर्पस, किस उद्देश्य से, क्लियरिफाइंग द मीनिंग ऑफ न्यू मटेरियल, नए सिद्धांत या नए जो भी नियम है उनको स्पष्ट करने के लिए। उसके बाद है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम क्या कहता है कि कौन कौन सी स्किल्स, एक टीचर की स्किल यानी कौशल के अलावा और कौन सी सामग्रियों का प्रयोग किया गया। वेल ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल, जितना भी लर्निंग मटेरियल है उनको बहुत ही अच्छे सीक्वेंस में अरेंज कर लेना। गाइडलाइन फॉर बिल्डिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो भी हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने जा रहे हैं लर्निंग के लिए, उसकी पहले गाइडलाइन को प्रिपेयर कर लेना कि बच्चों को समझाना किस तरीके से हमें इंस्ट्रक्शन देना है। इवेल्युएशन बाय रिटन और ओरल मेथड, हम मूल्यांकन किस प्रकार से इसमें कर सकते हैं, रिटन भी कर सकते हैं और ओरल भी कर सकते हैं, यानी मौखिक रूप से भी कर सकते हैं और लिखित रूप से भी मूल्यांकन किया जा सकता है, सपोर्ट सिस्टम में कहता है। उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। इस जो आपका मॉडल या प्रतिमान है, ये एडवांस ऑर्गेनाइजर, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? टू स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड करिकुलम, जब बहुत ही विस्तृत पाठ्यचर्या होती है तो उस विस्तृत पाठ्यचर्या को ऑर्गेनाइज करने के लिए किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, वहां पे उसका प्रयोग होता है। टू इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स सिस्टमैटिकली, छात्रों को क्रमबद्ध तरीके से अनुदेशन प्रदान करने के लिए। टू टीच स्किल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, हम एक अच्छे अधिगम को प्रदान करने के लिए, अपने स्किल यानी कौशल का विकसित करने के लिए, कौशल को विकसित करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन। क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या मतलब हुआ? तार्किक क्षमता और कहीं ना कहीं पुनः संगठन के लिए भी हम एडवांस ऑर्गेनाइजर यानी अग्रिम संगठक प्रतिमान का प्रयोग करते हैं। ये इसके कुछ एप्लीकेशन हुए। ठीक है, ये आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल हुआ। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। Yes, ma'am. तो आपके मॉडल तो सब कंप्लीट हो गए हैं और इसको फिर आप एक बार रिवाइज करिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है।